Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the first session of Energy Resources Management and Utilization. In this series of discussions, we'll have a comprehensive look at various aspects of energy management. We'll start with the introduction and basics and then move on to the designing of energy management systems, energy accounting, and then we'll be moving on to understanding what energy is, what is its economic side, what are the life cycle issues of energy systems. Then we'll move on to electrical and then mechanical and control systems. Then we'll see how renewable energy and water comes in into the bigger equation of energy management. Then we'll see the generation systems and how distributed generation systems work. And then we'll move on to management of buildings and the concept of green buildings. And finally, we'll move on to the human behavior which affects energy management. So basically, हम सबको एनर्जी चाहिए होती है अपनी पर्सनल हाउस होल्ड ज़िंदगी गुजारने के लिए और इंडस्ट्रियल आस्पेक्ट से अपने बिजनेसेस को चलाने के लिए। इसके अलावा जो सिविल सर्विसेज होती हैं, एमिनिटीज़ होती हैं, आपके घर तक पानी पहुंचाना, बिजली पहुंचाना, गैस पहुंचाना, उसके लिए इन इटसेल्फ एनर्जी चाहिए होती है। फिर इस तरह जो लार्जर कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं, आपकी रोड्स, आपके रेलवेज, आपके हवाई जहाज़, यानी आपकी मूवमेंट कैसे होनी है, उन सब के लिए एनर्जी चाहिए होती है। अलगर्ज ये कि और तकरीबन हर एक्टिविटी जो आप करते हैं तो आजकल के लाइफस्टाइल में उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, जो या वो बिजली की शक्ल में आती है या वो फ्यूल की शक्ल में आती है। और फ्यूल किसी भी नेचर का हो सकता है, और बिजली फिर जो बनती है वो मुख्तलिफ सोर्सेज से बनती है, जो कि बेसिकली रिन्यूएबल भी हो सकते हैं और नॉन रिन्यूएबल भी हो सकते हैं। तो एनर्जी मैनेजमेंट जो है, अगर हम प्योरली बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये आइडिया ये है कि आपने प्रॉफिट्स अपने बढ़ाने हैं थ्रू द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी। और प्रॉफिट बढ़ाने में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कॉस्ट्स को कम करने का, और ओवरऑल कॉस्ट कम करना या प्रॉफिट बढ़ाना, इन सब का मकसद ये होता है कि आप कंपेटिटिव पोजीशन में अपने आप को बाकियों से आगे लेके जाएं, ताकि आपकी बॉटम लाइन स्ट्रांग हो और आपका बिजनेस थ्राइव करे। तो बेसिकली जब भी आप कोई एनर्जी मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू करते हैं तो उसका मकसद बॉटम लाइन ही होता है, यानी उसका मकसद होता है कि आप अपने कारोबार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं। तो यहाँ से आपको यू मस्ट हैव गॉट द आइडिया कि हम लोग इस सारी डिस्कशन में, इस थ्रू आउट जो हम 15-20 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, इसमें हम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पर्सपेक्टिव ले रहे होंगे एनर्जी मैनेजमेंट की तरफ। तो वो ऑब्वियसली जब आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर नॉन प्रॉफिट्स भी आ जाते हैं, जिनका मकसद बॉटम लाइन नहीं होता है, लेकिन उनको अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए अपनी सर्विसेज कंटिन्यूसली प्रोवाइड करने के लिए अपने आप को कॉस्ट इफेक्टिव प्रूव करना होता है। तो जो एनर्जी मैनेजमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, जैसा कि हमने कहा कि उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव तो आपकी बॉटम लाइन को इम्प्रूव करना होता है, लेकिन उसके कुछ सब ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं, जैसे आप अपनी एनर्जी की यूजेज को एफिशिएंट बनाएं, जिससे आपके कॉस्ट्स कम हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि आजकल ना सिर्फ हाउस होल्ड्स में बल्कि इंडस्ट्री में भी एनर्जी की कॉस्ट एक रॉ मटेरियल्स के बाद एक बड़ी कॉस्ट काउंट होती है। और बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज भी हैं जो बेसिकली सर्विस इंडस्ट्रीज हैं, उनमें शायद सबसे बड़ी कॉस्ट एनर्जी की कॉस्ट ही होती है। तो आप अगर उसको कम कर सकते हैं, इसका मतलब है कि आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हैं। फिर आपको आजकल बहुत सारे ऐसे रेगुलेशंस का सामना होता है जिसमें आप पे मैंडेटरी होता है कि आप अ, अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम से कम करें। और जो हमारी एयर क्वालिटी है या और इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से आप चीज़ें देखें तो और एस्पेक्ट्स हैं एनर्जी मैनेजमेंट के, जिनका आपने ख्याल रखना होता है। और अगर आप नहीं रखते तो ना सिर्फ आप एक सोशली आपका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, बल्कि आपको बहुत सारी पेनल्टीज का भी सामना होता है गवर्नमेंट की तरफ से।
तीसरा सब ऑब्जेक्टिव एनर्जी मैनेजमेंट प्रोग्राम का ये होता है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को, यानी आपकी सीनियर मैनेजमेंट, आपकी मैनेजमेंट, आपके वो लोग जो सारा दिन काम करते हैं और उस काम करने के दौरान एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, उन सब को इस टॉपिक पे सेंसिटाइज करके तो एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाएं जिसमें सब लोगों को एक तो इसकी इंपॉर्टेंस का सबसे पहले पता चले, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी और सोशल पर्सपेक्टिव से भी। और दूसरा उनको फिर आप मुख्तलिफ गाइडलाइंस दें कि वो किस तरह इसमें कंट्रीब्यूट करके ओवरऑल सोसाइटी का और बिजनेस का फ़ायदा कर सकते हैं। फिर एक और इसका सब ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो कि आपको सही वक्त पे सही इन्फॉर्मेशन दे सके और आप एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में फैसले कर सकें, यानी मॉनिटरिंग हो सके कि एनर्जी कहाँ पे किस तरह इस्तेमाल हो रही है। फिर उसकी अप्रोप्रिएट केपीआईज के थ्रू मुख्तलिफ जगह पे रिपोर्टिंग हो, और अ, उस रिपोर्टिंग की बेसिस पे आप ऐसी स्ट्रेटजीज बना सकें कि एनर्जी की यूजेज सही हो और आपके ओवरऑल गोल्स की तरफ जा रही हो। फिर एक और सब ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि आप इन अपने एनर्जी मैनेजमेंट के तरीकों को मुसलसल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू इम्प्रूव करते रहें, ताकि आप जितनी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं उसको, उसकी आउटकम को आप मैक्सिमाइज कर सकें। फिर एक सब ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि आप एनर्जी मैनेजमेंट की तरफ लोगों लोगों को मोटिवेट करें और उनका इंटरेस्ट और डेडिकेशन हो इस तरफ कि हम एनर्जी को कम इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करें। फाइनली एक मकसद ये हो सकता है कि आपके पास अगर शॉर्टेज होती है एनर्जी की, आपको एनर्जी की सप्लाईज बंद होती हैं या रिड्यूस होती हैं, तो आप उसका जो इम्पैक्ट होता है आपके बिजनेस के ऊपर उसको कम से कम करें, जिसको हम कर्टेलमेंट कहते हैं या ब्राउन आउट कहते हैं। ब्राउन आउट यानी ब्लैक आउट उस वक्त होता है जब एनर्जी टोटली आपकी सप्लाई बंद हो जाती है। तो ब्राउन आउट का मतलब होता है कि कम हो गई है एनर्जी की सप्लाई। तो वहाँ पे आप फिर अपने सारे के सारे प्रोसेस को किस तरह मैनेज करेंगे कि आपकी बॉटम लाइन को कम से कम इम्पैक्ट हो। यानी इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप प्रायोरिटाइज करेंगे एनर्जी यूजेज को और ऑल्टरनेट एनर्जी के मेथड्स अपने पास रखेंगे, ताकि जिस वक्त आपको चीप एनर्जी मिलना बंद हो जाए तो आप अपनी ऑल्टरनेट एनर्जी जो भी अवेलेबल है उसको इस्तेमाल कर सकें और इंटरप्शंस जो होती हैं उनको, उनके इम्पैक्ट को कम से कम बनाएं। तो एनर्जी मैनेजमेंट की ज़रूरत क्या है? वो इकोनॉमिक ज़रूरत तो इट इज़ वेरी क्लियर कि आप कम से कम एनर्जी इस्तेमाल करेंगे तो आपके कॉस्ट्स कम होंगी जिससे आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। और इवन अगर आप, जैसा हमने बात की कि आप नॉन प्रॉफिट सेक्टर में भी हैं, तो आपने अपने आप को कॉस्ट इफेक्टिव तो प्रूव करना है, तभी आपके स्टेक होल्डर्स आपको फंड करेंगे। तो उसमें एनर्जी चूँकि आपकी कॉस्ट का एक बड़ा हिस्सा है आजकल, तो आप वहाँ पे शो करेंगे कि आप अच्छी मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो ओवरऑल रिफ्लेक्ट करेगा कि आप अच्छी मैनेजमेंट कर रहे हैं और आप कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से उन गोल्स को अचीव कर रहे हैं जो कि आपके स्टेक होल्डर्स आपके लिए रखते हैं। जब भी आप एक फॉर्मल एनर्जी मैनेजमेंट प्रोग्राम में जाते हैं, तो बगैर किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर के, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर शुरू होने से पहले ही आप 5 से 15% तक कॉस्ट्स रिड्यूस कर लेते हैं। क्योंकि जब अवेयरनेस आती है लोगों के अंदर, जब आपने नई प्रोक्योरमेंट करनी होती है और आपको आपको पता चलता है कि इसमें से एनर्जी एफिशिएंट कौन सी है और कौन सी नहीं है, आपने इवन थिंग्स एज बेसिक एज लाइटिंग अपनी चेंज करना, बल्ब की जगह एनर्जी सेवर्स वगैरह लगाना, तो ये वो सारी एक्टिविटीज़ जब आप करते हैं तो किसी एक्सपेंडिचर के बगैर ही आप तकरीबन 5 से 15% सेविंग्स शुरू कर देते हैं। फिर जब आप रेट्रोफिट एक्टिविटीज़ शुरू करते हैं, यानी आप अपने हार्डवेयर को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, एनर्जी मैनेजमेंट की तरफ लेके आते हैं अपने, फॉर एग्जांपल हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम्स को एफिशिएंट बनाते हैं। आप फॉर एग्जांपल आप कहीं पे आपकी स्टीम जनरेट होनी है तो उसको किसी एक ऐसे सोर्स से फायर करना प्लांट्स को जो कि महंगे हैं या एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं है, उसको जब आप रिप्लेस करते हैं तो इस तरह और भी रेट्रोफिट एक्टिविटीज़ जब आप करते हैं तो आप 70% तक जा सकते हैं इवेंचुअल सेविंग्स में। और अगर आप
जो बिल्डिंग्स होती हैं जो कि स्पेसिफिकली एफिशिएंट बिल्डिंग्स जिनको हम कहते हैं, जो कि एनर्जी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन होती हैं, यानी पूरी की पूरी बिल्डिंग को ये ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि वो कम एनर्जी ले, जिसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम बाद में देखेंगे। बिल्डिंग के मटेरियल से लेके उसकी जिस डायरेक्शन में कंस्ट्रक्ट हो रही है उससे लेके फिर उसके अंदर जो आप जिस तरह के ऑफिसेज बनाते हैं, ऑफिसेज में जिस तरह की इंसुलेशन सिस्टम्स इस्तेमाल करते हैं, उनके साइज़ क्या रखते हैं, फिर पूरी बिल्डिंग के अंदर आप हीटिंग और कूलिंग के सिस्टम्स क्या रखते हैं, उन उनसे आप एक्चुअली एक स्टैंडर्ड बिल्डिंग जिसमें एनर्जी मैनेजमेंट नहीं हो रही, जो एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग नहीं है, और एक एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग, उनमें तकरीबन 80% कम बिजली इस्तेमाल कर रही होती है रिलेटिवली, जो कि एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग होती है। तो ओवरऑल फिर आपकी जो ज़्यादातर इंडस्ट्री है उसमें आजकल एनर्जी मैनेजमेंट इज़ प्रॉबली प्रॉफिट इम्प्रूवमेंट और कॉस्ट रिडक्शन का सबसे बड़ा जरिया ही एनर्जी मैनेजमेंट बन चुकी है। एनर्जी की कॉस्ट जितनी ज़्यादा है कि अगर आप 80% उस पर रिड्यूस कर लेते हैं तो प्रॉबली आपका प्रॉफिट बढ़ाना का सबसे बड़ा जो रास्ता है वो आजकल एनर्जी मैनेजमेंट बन गया है। तो इसलिए इस सारी डिस्कशन में हम एनर्जी मैनेजमेंट को गौर से देखेंगे कि उसके क्या पर्सपेक्टिव्स हैं। पहले एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव लेके हम आगे चलेंगे, समझेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों है, किस जगह पे ज़्यादा हो सकती है, अगर हम करना चाहें तो उसके रास्ते में कौन कौन से रोड ब्लॉक्स हैं जिनको ठीक करना पड़ेगा, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे, माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे। और फिर किस तरह पहले हम यानी एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री किस तरह इसको किस तरफ जा सकती है और ओवरऑल इकोनॉमी किस तरह एनर्जी मैनेजमेंट की तरफ जा सकती है। कुछ स्टेटिस्टिक्स हैं एनर्जी मैनेजमेंट के जो कि एक तो इकोनॉमिक साइड होती है और एक फिर इसकी सोशल या ग्लोबल और नेशनल गुड की साइड होती है, यानी अच्छाई लेके आना सोसाइटी के अंदर। तो उसके लिए कुछ स्टेटिस्टिक्स हैं जिनको हम देखते हैं। सबसे पहले दुनिया में एनर्जी इस्तेमाल कितनी हो रही है। ये जो फिगर एनर्जी की ओवरऑल दुनिया में इस्तेमाल होने की जिस यूनिट में हम नापते हैं उसको कहते हैं MTOE, या मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। कितने मिलियन टन ऑयल इस्तेमाल होगा एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ एनर्जी को इस्तेमाल मार्केट में लेके आने के लिए, तो उसको कहते हैं MTOE, जो कि तकरीबन 11.63 टेरावाट आवर के बराबर होता है। टेरावाट का मतलब एक टेरावाट का मतलब 10⁹ किलोवाट आवर्स, यानी किलोवाट मेगावाट, तो फिर टेरावाट। इसको जो हम कैलकुलेट करते हैं वो पहले हम एनर्जी की प्रोडक्शन प्लस इंपोर्ट्स, यानी एक हमने खुद कितनी बनाई और बाहर से कितनी लेके आए, तो इससे पता चला कि टोटल एनर्जी हमारे पास आई कितनी। फिर उसमें से हम माइनस करते हैं दो चीज़ें, एक एक्सपोर्ट्स यानी हमने बाहर वापस कितनी बेच दी, और एनर्जी स्टोर करने के लिए हमें कितनी एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ी। तो ये अब तकरीबन दुनिया के तमाम मुल्क ही इसी मॉडल पे काम करते हैं कि वो खुद भी एनर्जी बना रहे होते हैं, कुछ एनर्जी खरीद भी रहे होते हैं और कुछ एनर्जी बेच भी रहे होते हैं, और कहीं पे एनर्जी स्टोर भी कर रहे होते हैं। ये अब पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें तो हमारा टोटल TES या टोटल एनर्जी सप्लाई जो है 2020 की, वो 116 MTOE है। ये, और आप इस टेबल में देखें जो आपके सामने टेबल है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि दो इसी साल यानी 2020 में दुनिया की टोटल TES जो थी वो 13,800 थी, जिसमें से पाकिस्तान की 116 थी, जो ऑब्वियसली इट इज़ लेस देन 1% ऑफ द टोटल। तो यहाँ से अभी आगे आप और भी स्टैट्स देखेंगे तो आप दो चीज़ें आप बड़ी क्लियरली नोट कर सकेंगे कि एक तो एक पाकिस्तान का क्या रोल है पूरी दुनिया में एनर्जी के एक ओवरऑल पिक्चर बन रही है उसके अंदर, और दूसरा हमारे एनर्जी इस्तेमाल का मतलब ये भी होता है कि आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कितनी हो रही है, या आपके हाउस होल्ड में लोग एनर्जी को कितना पे करने के काबिल हैं। तो जो जो मुल्क में इंडस्ट्री में एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही थी और लोग बिजली के बिल नहीं दे सकते, वहाँ पे आपको TES ओवरऑल कम नज़र आती है। और ऑब्वियसली अदर साइड पे ये होता है कि
जहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्री चल रही होती है, लोग ज़्यादा पे कर सकते हैं, वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल हो रही होती है, MTU आपको उनका ज़्यादा नज़र आएगा। और ये इट इज़ काइंड ऑफ सेल्फ फीडिंग प्रोसेस कि आप ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा इंडस्ट्री चलती है, ज़्यादा इंडस्ट्री चलती है तो आपके पास पैसा ज़्यादा था कि आप ज़्यादा बिजली के लिए पे कर सकें। तो ये एक साइकिल है जिसमें अगर आप डाउनवर्ड चलना शुरू हो जाएं तो आप नीचे जाना शुरू कर देते हैं, और अपवर्ड चलना शुरू हो जाएं तो ऊपर जाना शुरू कर देते हैं। तो एक पर्सपेक्टिव ये है, या दूसरा पर्सपेक्टिव इसका इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव है कि जो जितनी ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करता है ऑन एवरेज, वो ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस भी प्रोड्यूस करता है, उसका कार्बन फुटप्रिंट भी प्रॉब्ली ज़्यादा है। इसमें ऑब्वियसली डिटेल्स हैं जिनको हम बाद में देखेंगे। तो 1990 में दुनिया में ओवरऑल 8,700 TES MTUE थी 1990 में। आप 10 साल, 1990 से 2000 के 10 साल देखें तो इसमें तकरीबन 10% से ज़्यादा इजाफा हुआ, यानी 8,700 से 9,900, यानी 1200 MTUE इजाफा हुआ। फिर अगले 10 साल में देखें तो अ, उससे ट्रिपल के करीब इजाफा हुआ, यानी 1990 से 2000 और 2000 से 2010 में ट्रिपल इजाफा हुआ एनर्जी के इस्तेमाल में। ऑब्वियसली उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक तरफ नज़र आती है, दूसरी तरफ प्रॉब्ली ग्लोबल क्लाइमेट चेंज भी नज़र आती है कि हीटिंग और कूलिंग की ज़रूरत ज़्यादा पड़ी। फिर 2010 से 2020 में आप देखें तो इजाफा कम है, लेकिन उसके बीच में क्यों कम है वो आपको ये 2019 में कोविड का इम्पैक्ट नज़र आ रहा है कि 2019 तक तो वो मोर और लेस एक अच्छे रेट से बढ़ रही थी एनर्जी कंजम्पशन, लेकिन 2019 में ड्रॉप हुई, और फिर 2020 का फिगर आपको नीचे नज़र आ रहा है। लेकिन 2020 के बाद आप देखें तो अगेन फिर वही पेस पिकअप कर लिया है, और सिर्फ एक साल में उतनी एनर्जी इस्तेमाल हुई है, सिर्फ एक साल में उतनी एनर्जी का इस्तेमाल इंक्रीज हुआ है जितना 1990 से 2020 तक 10 साल में हुआ था। तो ये आपको स्टैट्स बता रहे हैं कि दुनिया की एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स कितनी एक्सपोनेंशियली बढ़ रही हैं, और उसको फीड करने के लिए फिर आपको बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उनकी प्राइसेस इसलिए बढ़ रही हैं। यानी जहाँ जो चीज़ें आप 10 साल में इस्तेमाल करते थे अब वो एक साल में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका मतलब है डिमांड बहुत बढ़ गई है। सप्लाई उतनी ही है या थोड़ी बड़ी है तो फिर उस चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, इसलिए एनर्जी की प्राइसेस आजकल आपको हर जगह बहुत महंगी नज़र आ रही है। अच्छा जी, ये अ, एक ग्लोबल पिक्चर है कि दुनिया में कौन से मुल्क कितनी ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें जो डार्क रेड मुल्क हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो बहुत लाइट ऑफ वाइट कलर के मुल्क हैं वो कम से कम एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ मुल्कों का डेटा है ही नहीं। तो इसमें अगर आप बड़ी बड़ी पिक्चर देखें तो आपको नज़र आता है कि कनाडा दुनिया में सबसे ज़्यादा पर कैपिटा एनर्जी इस्तेमाल करता है, और कुछ अफ्रीकन मुल्क जो हैं वो सबसे कम इस्तेमाल करते हैं। ये जो ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले मुल्क हैं उनमें आपको अमेरिका, रशिया और मिडल ईस्ट के मुल्क और ऑस्ट्रेलिया नज़र आ रहे हैं। फिर उनसे आप ज़रा नीचे आए तो आपको चाइना और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स कुछ नज़र आ रही हैं। फिर उसके बाद आपको साउथ अमेरिका में ऐसे मुल्क नज़र आ रहे हैं। फिर आपको अफ्रीका में अ, ऊपर ऐसे मुल्क नज़र आ रहे हैं। यूरोप पर नज़र आ रहा है आपको। फिर एक स्टेप और नीचे आ जाएं तो फिर आपको इंडिया और कुछ अफ्रीकन मुल्क और कुछ साउथ अमेरिकन मुल्क नज़र आ रहे हैं। और फिर उसके और नीचे चले जाएं तो आपको पाकिस्तान का शेड नज़र आता है, कुछ अफ्रीकन मुल्कों का शेड नज़र आता है, कुछ एशियन या ईस्ट एशियन मुल्कों का शेड नज़र आता है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा जूम इन करके देखें तो सिर्फ पाकिस्तान पे फोकस करके, तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का एनर्जी यूजेज जो है वो 2000 और 5000 के दरमियान है। ये डेटा 2020-2021 का है। तो 2000 और 5000 किलोवाट आवर पर पर्सन पर ईयर, एक साल में एक पर्सन कितनी बिजली इस्तेमाल करता है। तो अगर आप इस पे गौर करें तो आप इस पे आबादी का फैक्टर भी लेके आए
तो आप देख सकते हैं कि हमारी आबादी भी बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि ओवरऑल हम अपने इकोनॉमी के साइज हमारा बाकी मुल्कों से रिलेटिव वो नहीं है जो कि हमारे साइज के मुल्क को होना चाहिए। आप कंपेरेबल किस किस से हैं आप देखें तो यहाँ पे इस कलर में आपको लेफ्ट से राइट देखें तो सीरिया नज़र आ रहा है, यमन नज़र आ रहा है, बांग्लादेश नज़र आ रहा है, फिर ये म्यांमार है, फिर ये कंबोडिया है, फिर यहाँ पे आपको कुछ इंडोनेशिया के एरियाज कुछ नज़र आ रहे हैं जो कि हमारे रेंज में है। आप इंडिया को देखें तो इंडिया हमसे ऊपर वाली रेंज में है, और तकरीबन 5,000 और 10,000 वाली रेंज में है। और मिडल ईस्ट के मुल्क सबसे ऊपर वाली रेंज में है, बीच में चाइना भी आता है जो कि 20,000 से 50,000 वाली रेंज में है किलोवाट आवर पर कैपिटा। तो ये चीज़ें आपको अगेन आपको एक पर्सपेक्टिव से आपको बताती हैं। एक तो ये ऑब्वियसली एनर्जी इस्तेमाल का बता ही रही है, लेकिन इससे आपको ये भी पता चलता है कि इन मुल्कों में इंडस्ट्री किस हद तक इस्टेब्लिश्ड है, प्राइसेस ऑफ लोग कितना इस काबिल हैं कि वो ज़्यादा एनर्जी के लिए पे कर सकें वगैरह, फाइनेंशियली यानी इस काबिल हैं कि वो पे कर सकें। ये पाकिस्तान का पर कैपिटा एनर्जी यूजेज की थोड़ी डिटेल है जो हमने पीछे देखा कि 1,000 और 5,000 के दरमियान है। तो ये आप देखें कि 1960 से लेके तो आज आज जो हम 23 में बैठे हुए हैं तो तकरीबन हम 1,500 से तकरीबन 4,500 तक पहुंच गए हैं, या उससे थोड़ा ऊपर। ये चूंकि 21 है तो 2 साल इसके बाद का डेटा प्रॉब्ली एक डिप होगा, थोड़ा सा पूरी दुनिया में एक डिप आया हुआ है, आपको पता है इकोनॉमी का। इस सारे ग्राफ को आप देखें जिस तरह ये चल रहा है तो इसके अंदर आपको अपनी इकोनॉमी की पूरी स्टोरी भी नज़र आती है। जैसा मैंने आपको बताया कि एनर्जी यूजेज का बहुत सी चीज़ों का रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन एक क्लियर रिफ्लेक्शन है कि आपकी इंडस्ट्री कितनी वाइब्रेंट है, और दूसरा कि आपके लोग एनर्जी के लिए कितना पे कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 80s में 80 to 90 और फिर 90 के मिड तक एक राइज था जो कि फिर बाद में फ्लैट हुआ, तो फिर छोटे मोटे किंग्स आते रहे, और फिर 2003-4 में एक और स्टीप राइज आया जो कि 2008 और 9 में फिर ड्रॉप होना शुरू हो गया, और फिर 2000 कहीं 14-15 में इसने पिक किया और ऊपर जाता रहा 2021 तक। उसके बाद प्रॉब्ली देयर इज अनदर डिप। वो ओवरऑल ग्लोबल और हमारी लोकल सिचुएशन में इंडस्ट्री में चूंकि कमी आई है तो यहाँ पे एक और डिप आपको नजर आएगा। अब इसको ज़रा कंपेयर करते हैं अपने पड़ोसी ममालिक के साथ कि वहाँ पे एनर्जी यूजेज कैसा चल रहा है। तो ये देखें, इसमें आपको अफगानिस्तान और इंडिया भी नज़र आ रहे हैं। तो पहले इंडिया को देखते हैं। इंडिया मोरलेस हमारे साथ साथ चलता रहा, पहले कम था, 1997 तक हमसे कम एनर्जी यूटिलाइजेशन थी इंडिया के अंदर, 97 तक। लेकिन उसके बाद थिंग्स चेंज, और एक आप देखें कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है इंडिया की एनर्जी यूजेज में। और वो अगेन देयर डिप हेयर। ओवरऑल ये अगर एक डिप आपको कॉमन नज़र आ रहा है बहुत से मुल्कों में तो उसका मतलब होता है कि एक ग्लोबल डिप है। और फिर वही ट्रेंड है जो पाकिस्तान का और अभी बढ़ रहा है, और इंडिया का भी बढ़ रहा है, लेकिन हम मुख्तलिफ रेंजेस में आ गए हैं बिकॉज ऑफ वट एवर हैपन बिटवीन 97 एंड मे बी 2013-14-15 तक जो होता रहा। तो हम मुख्तलिफ रेंजेस में आ गए हैं। अब अफगानिस्तान को अगर आप देखें तो दिस आई मीन आई एम श्योर वो लोकली उनके इकोनॉमिस्ट अगर स्टडी करेंगे तो उनको इसके अंदर रेलेवेंट चीज़ें नज़र आएंगी, बट वो कोई ख़ास कंपैरिजन नहीं है उसका पाकिस्तान से। इसको अगर हम अब कंपेयर करते हैं हम चाइना के साथ अगेन जो हमारा एक रीजनल मुल्क है, तो उसमें देखें तो जिस तरह अ, पाकिस्तान और इंडिया का था कि एकदम इंडिया शूटअप किया, तो चाइना उससे भी कई गुना ज़्यादा एक्सपोनेंशियल शूटअप किया 2000 के बाद। और इस वक्त चाइना जो है वो एक इट्स इन अनदर लीग। वो 30,000 से ऊपर उनकी यूटिलाइजेशन है पर कैपिटा, जहाँ पे
पे पाकिस्तान जो है वो 4,000 के करीब है, और इंडिया जो है वो में भी 6-7 हज़ार के करीब है। तो चाइना चाइना बहुत आगे चला गया है। इसका मतलब है कि दो चीज़ें अगेन, उनकी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई है और उनके लोग एनर्जी के लिए पे कर सकते हैं। अब एक और पर्सपेक्टिव देखें इसका, चाइना इसमें यूएस को लेके आए, अमेरिका को लेके आए, तो उसमें आपको पता चलेगा कि देवर ऑलवेज मच बिगर इकोनॉमी देन एनीबडी एल्स। हालांकि चाइना ग्रो कर रहा है लेकिन, और अमेरिका भी रिसीड कर रहा है, लेकिन स्टिल वो कोई कंपैरिजन नहीं है। बिल्कुल अलग अलग लीग्स हैं, और डबल से भी कहीं ज़्यादा अमेरिका का एक बंदा एनर्जी कंज्यूम करता है कंपेयर टू चाइना, और हमसे तो कई गुना 20 गुना ज़्यादा कंज्यूम करता है। अब इसमें दो चीज़ें, एक और तीसरी चीज़ यानी आपको यहाँ पे नज़र आनी चाहिए। जो पहले हमने बात की कि इंडस्ट्री का साइज और लोगों का पे करने का कैपेबिलिटी, अब तीसरी चीज़ आप इसमें कार्बन फुटप्रिंट का पोटेंशियल भी देखें कि हम पाकिस्तान बहुत भी कोशिश करें अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करने की, तो उसका इम्पैक्ट इतना नहीं होगा, लेकिन अगर अमेरिका थोड़ी सी भी कोशिश करे तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल ग्लोबल क्लाइमेट चेंज वगैरह उस पर बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उनकी कंजम्पशन ही एनर्जी की बहुत ज़्यादा है। अब ये एक और इम्पॉर्टेंट स्टेटिस्टिक है कि दुनिया में क्रूड ऑयल की प्राइसेस कैसे चेंज हो रही हैं। तो इसमें अगर आप देखें, इसमें जो हम यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं वो है यूएस डॉलर्स पर क्यूबिक मीटर। तो क्यूबिक मीटर जो है वो तकरीबन 6 बैरल के बराबर होता है, 6.29 बैरल के बराबर, और एक बैरल के अंदर एक तकरीबन 160 लीटर होते हैं, 158.98। तो एक क्यूबिक मीटर का मतलब हुआ कि अगर आप एक बॉक्स बनाएं जो हर साइड पे एक एक मीटर का हो, एक क्यूब, उसके अंदर जितना ऑयल होगा वो एक क्यूबिक मीटर होगा। तो वो उसकी प्राइस यानी अगर आप इसको, जो आजकल हम सुनते हैं ना कि डॉलर 80 80 डॉलर से लेके तो 100 डॉलर का दिन में कहीं ऑयल जा रहा है, तो आप उसको जब क्यूबिक मीटर से कंपेयर करें तो उसको आप समझें कि वो तकरीबन 6 से मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी आजकल अगर 80 बैरल का है, 80 डॉलर का एक बैरल, तो एक क्यूबिक मीटर जो है वो 500 के बराबर होगा, मोर और लेस। तो इसकी प्राइस को आप देखें, इसकी फ्लक्चुएशन को, तो 1965 से लेके तो तकरीबन उन 1970s के मिड में प्राइस बहुत कम रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी शुरू हुई, और इसमें भी आप देख सकते हैं कि आपको ये करस्पॉन्ड करता हुआ मिलेगा पूरी दुनिया में जो रिसेशंस आई हैं, या जो इकोनॉमिक डाउन टाउन आया है, या कहीं वॉर्स आई हैं, मेजर वॉर्स, तो उनका इम्पैक्ट आपको नज़र आ रहा होगा। 2000 से 2010 में आपने देखा कि अ, ये प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ी। इसमें इसमें भी आप ग्लोबल जो पॉलिटिकल इवेंट्स थे, जो मिडल ईस्ट में इराक और फिर बाकी मुल्कों के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे अमेरिका के, उनको आप देखें तो आपको नज़र आएंगे। फिर यहाँ पे जो इकोनॉमिक डाउन टर्न्स आए थे उसका बड़ा इम्पैक्ट आपको नज़र आता है। फिर अगेन आपको मुख्तलिफ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इवेंट्स के इम्पैक्ट्स नज़र आते हैं। यहाँ पे आपको कोविड का इम्पैक्ट नज़र आता है। तो ओवरऑल ये प्राइस एक आप कह लें कि 2005 से लेके अभी तक 300 डॉलर और 600 डॉलर के दरमियान फ्लक्चुएट कर रही है। तो यानी अगर आप इसको अ, उसी 6 से डिवाइड करें तो समझें कि 60-70 डॉलर से लेके 50-60-70 डॉलर से लेके पर बैरल तो 120-130 डॉलर पर बैरल तक फ्लक्चुएट कर रही है। अब एक और इम्पॉर्टेंट स्टेटिस्टिक, इसमें ये सब यूएस डॉलर्स में आपको नज़र आएंगे कि पाकिस्तान पे फोकस करके देखते हैं कि हमारा जो क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं जिससे एनर्जी जनरेट करते हैं, उसका बिल कितना होता है, और उसका उसका मुख्तलिफ एंगल से हमारी इकोनॉमी से क्या रिलेशनशिप है। तो पाकिस्तान ने 2020-21 में, यानी एक तो अभी फाइनेंशियल ईयर गुजर रहा है, फिर उससे पिछला, और फिर ये इट इज़ टू 2 years ago, तो हमने 11.36 बिलियन का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था। अब इसमें मैं ज़रा एक आपसे आपको एक डिस्क्लेमर से शुरू करते हैं कि क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बिल एग्जैक्टली कितना है, ये किसी मुल्क के लिए फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल होता है। यानी बाहर से आप
देखना चाहे ना कितना है कि, तो बड़ा मुश्किल होता है। उसकी वजह ये है कि मुल्क जो है वो ऐसे कोई कैश में पे नहीं कर रहे होते हैं क्रूड ऑयल्स के लिए ना। जैसे आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, तो हम हमारे सऊदी अरब के साथ डेफर्ड पेमेंट्स चल रही होती हैं, बीच में पेमेंट्स वेव ऑफ भी हो जाती हैं। इसी तरह आपकी जियोग्राफी पे बड़ा डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान में बहुत सारा ऑयल जो इस्तेमाल होता है वो ईरानियन बॉर्डर से आता है, लीगली इलीगली आता है। इसी तरह पाकिस्तान का अपना ऑयल अफगानिस्तान में चला जाता है बहुत सारा, एंड सो ऑन। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एग्जैक्टली सी के आपका क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बिल क्या है, लेकिन स्टिल अप्रॉक्सीमेट फिगर्स आपको मुख्तलिफ जगहों से मिल जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान वगैरह से आपको पता चल जाता है। तो 2020-21 में हमारा जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बिल था वो 11.36 बिलियन US डॉलर था, जो कि 1/5 ऑफ हमारी टोटल इंपोर्ट था। यानी अगर हम 100 रुपए की चीज़ें खरीद रहे थे पूरी दुनिया से, तो उनमें से 20 रुपए खाली 21.7 रुपए खाली उसका तेल खरीद रहे थे। और ये हमारे ओवरऑल जीडीपी का 3.2% था। ओवरऑल जीडीपी के 3.2% हम तेल पे लगा रहे थे। और इसी को अगले साल पे ले जाएं तो ये तकरीबन दुगना हो गया। लेकिन दुगना तो हुआ, लेकिन जो इम्पोर्ट्स का इसका परसेंटेज था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। वो 21 से 37% पे चला गया। और उसको उसी को हमारी एक्सपोर्ट से कंपेयर करें तो वो और ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र आता है उसका। और जीडीपी पे भी उसका इम्पैक्ट डबल हो गया। तो और इसमें ऑयल की प्राइसेस का भी फैक्टर था, और हमारी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में ओवरऑल कमी का भी फैक्टर था, और जीडीपी में भी ओवरऑल कमी का भी फैक्टर था। इसको अगर हम इंडिया से कंपेयर करें, तो जो पहला साल था 2021, उसमें हमारा 11 था, उनका 62 था। लेकिन उनका जो एज परसेंटेज ऑफ इम्पोर्ट था वो बहुत कम था। यानी उन्होंने हमसे 5-6 गुना ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट किया, लेकिन ओवरऑल इंपोर्ट्स पे का एज अ परसेंटेज जो वो बहुत कम था। जिसका मतलब है कि उनकी इंडस्ट्री उन वो सारे का सारा पैसा अपना तेल पे नहीं लगा रहे थे, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ों पे लगा रहे थे। और ओवरऑल जीडीपी पे उसका कप एज पार्ट वो और भी ज़्यादा कम था, सिर्फ 2% था। यानी जिसका मतलब है कि वो अपनी जितनी भी दौलत प्रोड्यूस कर रहे थे मुल्क में, उसका एक बहुत छोटा हिस्सा लगा रहे थे ऑयल के ऊपर। अगले साल पे चले जाएं 21-22 पे, तो उनका भी इम्पोर्ट बिल डबल हो गया। उसका इम्पैक्ट यानी एज पार्ट ऑफ इम्पोर्ट्स भी वो बढ़ा, लेकिन इतना नहीं बढ़ा। वो 12 से 15 हो गया। हमारी तरफ वो 21 से 37 पे चला गया था। इसी तरह जीडीपी का हिस्सा वो कितना है हमारे उनके पास, हमारे पास ये डबल हुआ था, 3 से 6 पे चला गया था, उनके पास वो 2 से 3 पे गया। तो इस चीज़ को समझने के लिए आप इस तरह देखें, फिगरेटिवली अगर हम बात करें, तो हमारी क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स जो हैं ये इस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारी 23 थी, उनकी 119 थी। सिर्फ 2021-22 की हम बात कर रहे हैं। लेकिन उसको अगर हम पार्ट ऑफ टोटल इंपोर्ट देखें, तो हमारा तकरीबन वो आधा 37% था। यानी 1/3 से ज़्यादा था। लेकिन उनका वो खाली 15% था। तो जिसका मतलब है कि वो जो चीज़ें खरीद रहे थे वो खाली तेल नहीं था, हालांकि बहुत ज़्यादा खरीद रहे थे हमसे, फिर भी वो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें खरीद रहे थे, और अपनी इंडस्ट्री उनकी वाइब्रेंट रही इस दौरान। इसी को अगर हम देखें एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, तो हमारा जीडीपी और हमारी इंपोर्ट्स और क्रूड ऑयल वो आपस में यानी क्रूड ऑयल की इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला उन्होंने इंपोर्ट पे और जीडीपी पे। जबकि इंडिया की जीडीपी इतना बड़ा है कि उसके ऊपर क्रूड ऑयल, हालांकि इंपोर्ट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं डाला इतने ज़्यादा। और इसको ये जो बड़े वाला ग्रीन है, इसको आप इस तरह देख लें कि आपके पास बाकी सब काम करने के लिए कितनी स्पेस बचती है तेल या एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद। तो उनके पास बहुत ज़्यादा स्पेस बचती थी, हमारे पास बहुत कम स्पेस बचती थी। और एक और इसको एंगल देख लें अगर एक्सपोर्ट्स को भी, तो आप देखें कि ये जो वाइट कलर की लाइंस हैं दोनों फिगर्स में, तो उनकी एक्सपोर्ट जो हैं वो मोर और लेस ऑयल को तो कवर करती ही करती हैं, तकरीबन सारी इंपोर्ट्स को कवर कर रही हैं। उनकी इंपोर्ट्स 758 है और एक्सपोर्ट्स 679 है। तो उनका जो शॉर्टेज है
वो बहुत कम है। लेकिन हमारी तरफ आप देखें तो हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हमारी इंपोर्ट से आधी हैं। तो वो ऑयल को तो क्या के वो हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं बड़ी मुश्किल से वो ऑयल को कवर करती हैं। तो आप देखें कि बाकी काम हम क्या कुछ करने के काबिल रहेंगे। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव में फिर जो एनर्जी का बिल है वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है कंपेयर टू इंडिया एंड कंपेयर टू मैनी अदर इकोनॉमीज दैट आर ग्रोइंग। अगर आप इसी तरह के फिगर्स बड़े मुल्कों के देख लें तो आप देखेंगे कि उनको भी इम्पेक्ट करता है। ऑब्वियसली हु वांट्स टू लेट गो 119 बिलियन डॉलर्स, नोबडी। लेकिन उनकी ओवरऑल इकोनॉमी को वो इम्पेक्ट उतना नहीं करता है। हमें वो बिल्कुल पैरालाइज करके रख देता है, हम कोई और काम करने के काबिल नहीं रहते हैं। और क्या इश्यूज हैं एनर्जी यूज से, तो उनको वन बाय वन देखते हैं।